कहते हैं बस्तर के जंगलों में देवता रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ ना कोई मूर्ति हो, ना कोई घंटी हो और ना ही वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता हो। उस मंदिर में हो केवल एक काला गड्ढा, जहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं और ले लेते हैं अपने सर माटी का कर्ज। तो आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है। हम 4 दोस्त थे, मैं, विकास, समीर और रोहित। विकास शांत रहने वाला बंदा था, समीर हंसी मजाक करता था, हमारे ग्रुप की जान हुआ करता था वो। रोहित का माइंडसेट अलग था, उसे बस पैसा चाहिए था किसी भी हाल में, वो अमीर बनना चाहता था। और मैं नॉर्मल सी जॉब करता था। हम चारों बचपन से दोस्त थे, मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। हम सब बस एक दिन ऐसे ही बैठे थे, हमने सोचा कि यार कहीं घूमने का प्लान करते हैं, काफ़ी टाइम हो गए हम घूमे नहीं हैं, तो हमें कहाँ घूमना चाहिए। तब रोहित ने हमें बोला कि भाई बस्तर के जंगल साइड चलते हैं, वहाँ ट्रैकिंग भी करेंगे, एडवेंचर भी हो जाएगा और शहर के शोर शराबे से दूर भी रहेंगे। हम सब ने उसकी बात पर एग्री कर लिया। हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हुई। रात भर के सफ़र के बाद हम सुबह सुबह बस्तर पहुँच गए। वहाँ देखा तो बहुत शानदार नज़ारा था, घने पेड़ थे, जंगल थे आसपास, बहुत ही सुकून देने वाली शांति थी। लेकिन वो शांति थोड़ी सी डरावनी भी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये जंगल हमें ही देख रहा हो। उस दिन हम पहुंचे, रिजॉर्ट बुक किया, फ्रेश वगैरह हुए, वहाँ पर थोड़ा आसपास घूमे, वहाँ के लोगों से बात वगैरह किए। अगले दिन हमने एक गाइड हायर किया, उसने हमें ट्रैकिंग के लिए नारायणपुर का जंगल बताया। हम गाइड के साथ नारायणपुर के जंगलों में चले गए। वहाँ हम धीरे धीरे ट्रैकिंग करने लगे। करते करते 2 या 3 बज गए थे। हम एक जगह पर रुके, वो जगह काफ़ी शांत थी और वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। गाइड बोलने लगा कि हम यहीं से वापस जाएंगे। गाइड ने बताया कि वापस जाने में भी लंबा टाइम लगेगा, तो अंधेरा होने के बाद जानवरों का खतरा इधर बढ़ जाता है। रोहित बोलता है, भाई जानवर का खतरा या फिर आगे भूत प्रेत मिल जाएंगे। इतनी बात कहकर हम चारों हंसने लगे। हम सब ने गाइड की बात को इग्नोर किया और हम आगे बढ़ गए। 1 घंटे बाद हम एक जगह पर पहुंचे जो एक ग्राउंड जैसा था। वहां पर चारों तरफ पेड़ थे और बीच में एक मंदिर था। वो मंदिर पूरा मिट्टी से बना हुआ था। जब दूर से झांक कर देखा तो मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं थी, केवल एक गड्ढा था। मंदिर के बाहर की मिट्टी अलग थी और उसके आसपास जो मिट्टी थी वो वाली मिट्टी थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, सूखे हुए खून की स्मेल आ रही थी। गाइड ने बोला कि ये मंदिर काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका है, गांव वाले यहाँ पर आना बंद कर चुके हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। हम सब ज़बरदस्ती गाइड को फोर्स करने लगे कि भाई बताओ क्या है ऐसा वैसा। तो गाइड ने बोला कि ये इस मंदिर से दूर रहना ही अच्छा है, अगर इस मंदिर से आप कुछ मन्नत मांग लेते हैं तो फिर यहाँ सौदा हो जाता है, और सौदा भी ऐसा वैसा नहीं, आपके ऊपर माटी का कर्ज चढ़ जाता है, आपको जीवन भर इस माटी के कर्ज को चुकाना पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी रातों रात नर्क बन जाती है। ये बात सुनकर हम चारों की हंसी छूट गई। हम लोग एक दूसरे को मजाक से ट्रोल करने लगे कि तू ये मांग ले, वो मांग ले। हम लोग गाइड को भी बोलने लगे। तभी रोहित ने मिट्टी उठाई और मिट्टी को उस गड्ढे में डालते हुए इतना बोला कि हम चारों को बहुत अमीर बना दो। रोहित के ऐसा करते ही गाइड ने अपना सर पकड़ लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। हम सब बस हंसी मजाक करने लगे और गाइड से बोले कि भाई इतना मत सोचो, आज के ज़माने में ये सब नहीं होता है। हम सब वापस आ गए, रात हो चुकी थी। रिजॉर्ट पहुँचे, वहाँ खाना वगैरह खाया। रोहित मेरे पास आया और मुझसे गाड़ी की चाबी मांगने लगा। ड्रिंक वगैरह लेने गया होगा ये सोचकर मैं अपने कमरे में चला गया। समीर और रोहित एक अलग कमरे में रह रहे थे, मैं और विकास अलग कमरे में रह रहे थे। हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करके सोने चले गए। तभी रात के 1 बजे हमारे रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। बाहर समीर खड़ा था। समीर एकदम डरा हुआ था, उसकी बॉडी कांप रही थी, वो हकला रहा था। उसने बोला कि मेरे रूम में चलो, वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। जब हम उसके रूम में गए तो रूम में जाकर देखे कि वहाँ फर्श पर हल्की हल्की मिट्टियाँ पड़ी हैं, वही मिट्टी जो हमने मंदिर के आसपास देखी थी। हमने समीर को बोला कि हो सकता है कि हमारे चप्पलों में लगकर आ गई हो। समीर ने फिर एक तरफ इशारा किया, वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो बेड तक जाके ख़त्म हो जा रहे थे। वो पैरों के निशान देखकर ऐसा लग रहा था किसी छोटे बच्चे के हों। तभी उस वक्त रोहित आ जाता है। रोहित बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोहित को हमने सारी बात बताई। रोहित बोलता है कि भाई समीर डरपोक है, वो देख खिड़की खुली हुई है, हवा वगैरह चली होगी, मिट्टी आ गई होगी। हमने इस बात को लाइटली ले लिया और अगले दिन हम आसपास और 2-4 जगह घूमे,
पूरी ट्रिप कंप्लीट की और अपने अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से हम अपने अपने कामों पर व्यस्त हो गए। सभी की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 8-10 महीनों में हम सबके साथ कुछ अलग हुआ, कुछ इतना अलग जिसकी उम्मीद भी हमने नहीं की थी। 10 महीनों के अंदर मेरी जो जॉब प्रमोशन अटकी हुई थी वो क्लियर हो गई। समीर की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, जिसकी वो तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा था। विकास के कुछ लैंड डिस्प्यूट के केस चल रहे थे, सारे केस सॉल्व हो गए। और रोहित का काम सिर्फ हमारे शहर रायपुर तक नहीं बल्कि भोपाल और पुणे तक फैल चुका था। हमें 10 महीनों के अंदर इतनी सक्सेस मिल चुकी थी कि हमने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। हम सब आपस में फ़ोन में बात करके यही बोलते थे कि यार बस्तर की ट्रिप हमारे लिए लकी रही। जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलती गई वैसे वैसे हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगी। जैसे अगर हमें कोई चीज़ अचीव होती या हमारी सैलरी बढ़ जाती तो अगले दिन हमारा कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता। हमें इतनी सक्सेस मिलने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे पास ये सारी चीज़ें कैसी आ रही हैं। तब हम चारों ने प्लान किया कि हम एक सक्सेस पार्टी रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद नेक्स्ट वीकेंड हम चारों मिले। हम चारों ने पार्टी वार्टी की, खाना पीना खाया और फिर ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते करते सब अपने मस्ती में मस्त थे। तब रोहित का नशा सर चढ़ गया था और वो बोला, तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें यूं ही किस्मत से हासिल हो गई या हमारी मेहनत से? मैंने बोला कि हाँ, हम मेहनत कर रहे थे, हम काफ़ी टाइम से लगे हुए थे इसलिए। रोहित बोलता है कि किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है। तुम्हें याद है वो माटी का मंदिर? हमने बोला कि हाँ याद है, वो अजीब सा मंदिर। रोहित बोला कि उस रात को मैं वापस गया था उस मंदिर में। मैंने वहाँ पर एक रिचुअल किया, एक ऐसा रिचुअल जो आज हमें अमीर बनाते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है। समीर बोला कि ये सब क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रोहित बोला कि मैंने वहाँ पर एक रिचुअल किया जिसमें मैंने 4 मुर्गों की बलि चढ़ाई। हम चारों के जीवन का सौदा किया। मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ, जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो सब उस मंदिर की वजह से आ रहा है। समीर थोड़ा सा डर गया, वो रोहित के ऊपर चिल्लाने लगा। तब मैंने और विकास ने समीर को पकड़ा और बोला, अरे वो नशे में कुछ भी बोल रहे, उसकी बात पर यकीन मत कर। हमने ये कहकर रोहित की बातों को टाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ही हमारे साथ कुछ चेंज हो गया। कुछ क्या, सब कुछ ही चेंज हो गया। हमने जो इतने सारे पैसे जमा किए थे वो धीरे धीरे खर्च होने लगे, पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे पैसे अब बच नहीं रहे थे। समीर हमें बताता था कि उसे रात को सपने आ रहे हैं, उसे सपने में वही मंदिर दिखता है। मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में मिट्टियाँ पड़ी रहती थी, पैरों के निशान रहते थे। समझ नहीं आता था कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, और वो मिट्टी उसी प्रकार की थी जैसे उस मंदिर के आसपास रहती थी। विकास से हम जब भी बात किया करते थे तो विकास एक अलग ही जोन में रहता था। कभी एकदम गुस्सा कर देता था, कभी वो मारपीट पे उतर जाता था। और रोहित तो हम तीनों से अलग सा हो गया था। वो ना हम तीनों की बात सुनता था, ना हमसे बात करता था। पता नहीं उसे क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि रोहित का जो पुणे और भोपाल वाला काम था वो बंद हो चुका है। रोहित एक बड़े कर्जे में डूब चुका है। मेरे ऑफिस में बात चली थी कि मेरा रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। समीर की हेल्थ धीरे धीरे डाउन होते जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है। विकास अपने घर वालों से बहस करके अलग रहना शुरू कर दिया था। हमारे लाइफ का जो बैलेंस था वो भी गिरने लगा था, पता नहीं कैसे, लेकिन हम लोगों ने 10 महीने में जितना पाया था वो सब गंवा दिया और हम जीरो पर आ गए। समीर, विकास और मैं डिसाइड करते हैं कि हम रोहित से मिलेंगे। हम रोहित के घर गए तो देखा कि रोहित तो बेड पर पड़ा हुआ है। रोहित के घर वालों ने बताया कि उसका एक्सीडेंट 2 महीना पहले हो चुका है और तब से वो बेड पर ही रहता है, ना कुछ बोलता है और ना ही हमारी बातों का जवाब देता है। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित बस अपनी आंखें खोले हुए एकटक खिड़की की तरफ देख रहा था। हम खिड़की की तरफ देखे तो वहाँ पर कोई नहीं था। रोहित की मम्मी परेशान थी, रोहित के पापा भी परेशान थे। हम सबको समझ नहीं आया कि रोहित के साथ ऐसे अचानक क्या हुआ। तभी रोहित ने अचानक से चिल्लाया, तुम तीनों कहीं मत जाना, तुम आज मेरे पास रुको। हमने बोला कि ठीक है, रुक जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम रात को रोहित के पास रुके। रोहित ने बताया कि मैं बाइक से वापस आ रहा था, हाईवे के बीच में एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था। पता नहीं कहाँ से आया था वो बच्चा, वो मेरी बाइक के सामने अचानक से आ गया। मेरी बाइक स्लिप हुई और एक्सीडेंट हो गया। जब मैंने पलट कर देखा
तो वो बच्चा मेरी छाती पर बैठकर मुझसे कुछ मांग रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा कर्ज लौटा दो, मेरा कर्ज लौटा दो। उसके बाद से रोज़ खिड़की के पास वो बच्चा मुझे कर्ज मांगता हुआ दिखता है। वो बार बार बस एक ही लाइन बोलता है कि कर्ज लौटा दो। हम सब डर गए, हमें समझ नहीं आया कि रोहित क्या बोल रहा है। फिर मैंने रोहित से बोला कि जो तूने उस दिन हमें बात बताई थी, क्या वो बात सही है? क्या सच में तूने ऐसा कुछ रिचुअल किया था? तब रोहित ने बताया कि हाँ, मैंने वो रिचुअल किया था। मुझे उस मंदिर के बारे में काफ़ी पहले से पता था और ये भी पता था कि वो मंदिर हमें अमीर बना सकता है। इसलिए मैंने तुम लोगों को बस्तर चलने को बोला। मुझे बस उस मंदिर के पास जाना था। मैंने उस मंदिर के बारे में कहीं तो पढ़ा था और वहाँ कैसे रिचुअल किया जाता है ये भी पढ़ा था। हम सब रोहित की बात को सुने और उसकी बात को सीरियसली लिया। हमने गाइड को फ़ोन किया। उस रात गाइड ने फ़ोन नहीं उठाया। अगली सुबह गाइड का फ़ोन आता है। हमने गाइड से बात की और उसे बताया कि रोहित के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब गाइड ने बोला कि मैंने आप लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वहाँ ऐसा कुछ भी मत करो। आप लोगों के ऊपर माटी का कर्ज चढ़ चुका है। अब अगर आप लोग उस कर्ज को नहीं चुकाओगे तो धीरे धीरे आप सबकी जान चली जाएगी। हमने बोला कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, हमें कैसे भी करके इससे। तब गाइड ने हमें बोला कि आप लोग हमारे गांव आ जाओ, यहाँ एक बैगा है जो इसका समाधान कर सकते हैं। हम तीनों तुरंत निकल गए नारायणपुर के लिए। हम शाम तक नारायणपुर पहुँचे। वहाँ एक बैगा था। हमारे गाइड का नाम योगेश था। तो बैगा ने बोला कि योगेश ने मुझे सब बात बता दी थी। तुम्हारे दोस्त ने उस मंदिर में जाके आधा रिचुअल किया है जिसके कारण तुम्हारी जान को खतरा है। हम सब ने बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कोई समाधान बताइए। तो बैगा ने बोला कि हर अमावस की रात तुम चारों को यहाँ पर आकर ताज़ा खून और मांस का भोग देना होगा, क्योंकि वो जो मंदिर है वो किसी देवी देवता का नहीं है, वो यक्षिणी के सेवक का मंदिर है। वो एक हद तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन अगर तुमने अपनी हद से ज़्यादा चीज़ें मांगी तो बदले में कुछ लेगा और तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करके देगा। लेकिन हर अमावस की रात उसे भोग देना ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी जान जोखिम में है। ये सब बात सुनकर हम मान गए कि हम यहाँ पर ताज़ा खून और मांस का भोग लगाएंगे। हमने 5-6 अमावस्या तक उस मंदिर में जाकर ताज़ा खून और मांस का भोग चढ़ाया। एक रोज़ हमसे गलती हो गई। गलती ये हुई कि मैं किसी काम की वजह से उस अमावस की रात नहीं जा पाया। समीर और विकास उस अमावस की रात जा रहे थे और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि ऑन द स्पॉट ही उन दोनों की डेथ हो गई। आज सिर्फ मैं और रोहित बचे हैं। मैं आज भी हर अमावस की रात वहाँ जाता हूँ भोग चढ़ाने के लिए। मुझे पछतावा है कि हम लोग क्यों बस्तर गए। रोहित की हालत तो ठीक है, बट वो एकदम शांत रहने लगा है। हमारी लाइफ तो सेटल है, पैसा तो आता है, लेकिन मुझे भी डर लगते रहता है कि एक गलती और कहीं कुछ हो ना जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।